अगर मैं हाथ उठाकर पूछूं कि तुमने क्या कभी भाजपा को वोट दिया, तो शायद 2 या 3 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि हमने कभी भाजपा को वोट दिया ना कभी देंगे। मैं तो बदनाम हूं कि जहां कहीं भी ओवैसी भाषण देता है, मेरे दुश्मन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। तो जो पार्टी पावर में बोलेगी मुसलमान के इलाके में स्कूल नहीं थाना खोल दो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। प्रधानमंत्री, आपके वादे 15 लाख के पूरे नहीं हुए, आप कौन से 11 लाख 14 लाख का वादा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को ललकार रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि राजस्थान में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की जा चुकी है और हमने अपनी जो कमेटी बनाई उसका कन्वीनर जमील खां साहब को बनाया, जिसमें हमारे बहादुर एडवोकेट जावेद साहब भी हैं। मेरी आप तमाम से अपील यह है कि आप अपनी इस पार्टी को मजबूत करें। हमको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमको आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, हमको आपकी तायीद की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि राजस्थान में एक विकल्प नहीं था, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक सत्ता की कबड्डी मैच खेली जाती रही है। अब इंशाअल्लाह ताला एक तीसरी ताकत के तौर पर मजलिस राजस्थान में उभरेगी और मुझे यकीन है कि आपकी तायीद, आपकी सरपरस्ती से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मजलिस का सफ़र कामयाब रहेगा। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस एक सियासी ताकत बनकर राजस्थान के सरजमीन में उभरेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे वतन अजीज की जो सियासत है, जो माहौल है, उससे आप तमाम लोग बाखबर भी हैं और उसको आप बखूबी जानते भी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब पिछले असेंबली या विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहां पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। भाजपा के भी लोग कामयाब हुए और उसके 3 महीने या 3.5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो यहां से एक भी कांग्रेस का उम्मीदवार बहैसियते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है वो बहुत छोटा है, मगर मैंने जो अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों के तजुर्बों की बुनियाद पर जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और जो मैंने अपनी सियासी सफ़र में, जो एक छोटा सा सफ़र रहा है अभी तक, जो मैंने गलतियां करके, ठोकरें खाकर और ज़हीन लोगों की राय मशवरे को सुनकर जो मैंने ये सुना और समझा, वो ये है कि याद रखिए कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। आप बरसों से हम लोग वोट डालने वाले बन चुके हैं, मगर हम वोट लेने वाले नहीं बने हैं। कोई ये कहेगा कि इसकी मिसाल क्या है, या फिर हमको समझाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे इंसाफ नहीं होगा। जब तक आप अपने वोट से इत्तेहाद की ताकत पर आप अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। जब तक आप अपने वोट की ताकत पर अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो या लोकल बॉडी का हो, याद रखिए हम अपनी तकालीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहां पर मसाइल लोग हमको बताते हैं, जिम्मेदार लोग बताते हैं, और जब हम उन मसाइल को देखते हैं
और जब आवाम से पूछते हैं कि ये मसला क्यों नहीं हल हुआ, तो जवाब में ये आता है कि हमारा विधायक या हमारा सांसद या हमारा लीडर जिसको हमने अपने वोट से मुंतखब किया वो हमारी तकालीफ को महसूस नहीं करता। वो सिर्फ चुनाव के दरमियान में हमारे पास नजर आता है, फिर 5 साल के बाद दोबारा हमारे गली कूचों में हमारे गांव में आकर हमसे वोट की भीख मांगता है। और फिर जब भीख मांगता है हमसे ये भी कहता है कि देखो अगर मुझे वोट नहीं डालोगे तो भाजपा जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ वोट डालते रहें, और जब हम इंसाफ का मुतालबा करें, जब हम सम्मान की बात करें, जब हम हक की बात करें, तो हमसे ये कहा दिया जाता है कि नहीं नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम सम्मान, इज्जत और इंसाफ और हक की बात मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम वोट डालकर भाजपा को हरा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस सरजमीन से मैं आया हूं वो हैदराबाद और तेलंगाना रियासत है। वहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 MLA हैं। वहां पर मुसलमानों की आबादी करीब 65 लाख के करीब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब 7 विधायक तेलंगाना में आपकी दुआओं से और आपकी इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर कामयाब होते हैं, तो फिर वहां पर तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस के रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की हुकूमत ने आज से 7 साल पहले मुस्लिम अक़लियत के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल खोले, और आज की तारीख में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक, 6 से 12th क्लास तक फ्री में स्कूल में पढ़ती हैं। बच्चियों का अलग स्कूल है। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात को, मैं थाली मारने के लिए, दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई शायर नहीं हूं कि कलाम पढ़कर तुमसे वाहवाह हासिल कर रहा हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, फ्री में पढ़ रही हैं। बच्चियों का अलहदा स्कूल, उसमें उनका अलहदा हॉस्टल, बच्चों का अलग स्कूल और अलहदा हॉस्टल। उनको वहां पर किताबें दी जाती हैं, पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता है, और बेहतरीन खाने का इंतजाम वहां पर किया गया। बताइए, क्या मजलिस का कोई MLA कभी मंत्री बना? जब तक मैं जिंदा रहूंगा मजलिस का कोई MLA मंत्री नहीं बनेगा, न संतरी बनेगा, बल्कि वो एक लड़ने वाला बनेगा अपने हक के लिए जो हमने किया। बताइए, क्या राजस्थान में इतनी बड़ी आबादी यहां पर मुस्लिम अक़लियत की है, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने इस तरह का इंतजाम किया? कितना बजट है यहां पर? आपके अक़लियती मिनिस्ट्री का बजट जो मुझे बताया गया, हो सकता कि शायद गलत हो, मगर जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि अक़लियत माइनॉरिटीज का बजट ये है, सिर्फ 98.55 करोड़ है 2022 का। सिर्फ 98.55 करोड़, और आपकी आबादी मुसलमानों की राजस्थान में 62 लाख है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी करीब, मैंने आपसे कहा कि 45 लाख के करीब है। कितना माइनॉरिटीज का बजट है आपको मालूम? 1728 करोड़ रुपये। 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज का बजट है। ठीक है, इस साल थोड़ा सरकार ने पैसे कम दिए, माने रिलीज नहीं हुए, मैं मानता हूं उस बात को, मगर ये कौन सा इंसाफ है कि आप यहां पर सिर्फ 98.55 करोड़ 62 लाख की आबादी और तेलंगाना में 44 लाख की आबादी के लिए 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटी का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मैं कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं जानता हूं कि कोई पार्टी इंसाफ नहीं करेगी। यहां पर भी आपके 8 मुस्लिम एमएलए, 8 है ना, 9 मुस्लिम एमएलए हैं। तेलंगाना में 8 हैं, 7 हमारे हैं और 1 टीआरएस पार्टी के हैं। बताइए फिर यहां पर आपको सिर्फ इतना कम बजट क्यों दिया जा रहा है? 98.55 करोड़ 2022 का माइनॉरिटी का बजट क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आपको बोल दिया गया कि सिर्फ तुम भाजपा को वोट डालो। यकीनन भाजपा को हराएंगे। भाजपा के खिलाफ हम ही तो वोट दे रहे, कोई तो नहीं दे रहा ना। अगर मैं हाथ उठाकर पूछूं कि तुमने क्या कभी भाजपा को वोट दिया, तो शायद 2 या 3 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि हमने कभी भाजपा को वोट दिया ना कभी देंगे। क्या आप भाजपा को वोट देंगे? क्या आप मोदी को वोट देंगे? हम भी नहीं देते तेलंगाना में। मगर ये बताइए फिर ये बजट इतना कम क्यों है? बजट कम इसलिए है क्योंकि जो 9 एमएलए जीत कर गए वो बेचारे बेबस हैं, कमजोर हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता। अगर आपका मजलिस का एमएलए जीत कर जाएगा तो लड़ेगा विधानसभा में और बोलेगा ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का या आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर याद रखो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। याद रखो, अगर तुम रोकर आंसू बहाकर ये समझोगे कि दुनिया तुम पर रहम करेगी, नहीं जालिम और जुल्म करेगा। अगर तुम भीख मांगोगे कि मेरा हक दे दो, तो सरकार में बैठे वाले ये सब लोग बोलेंगे कि देखो ये भिखारी बनकर आया है, इसको कुछ मत दो, कुछ हड्डी फेंक दो। मगर अगर तुम बराबरी के लिए खड़े हो जाओगे, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उनके सामने आंख में आंख मिलाकर कहोगे कि भारत के संविधान के मुताबिक मैं भी बराबर का शहरी हूं, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे अपना हक मिलना चाहिए तो हक मिलेगा। अगर आप सिर्फ चीखे मारेंगे, नारे मारेंगे, हक नहीं मिलेगा। आपको हक कैसे मिलेगा मेरे भाई? जब आप सियासी ताकत को पैदा करेंगे, जब आप सियासी नुमाइंदों को अपने जिताएंगे, तभी जाकर तो हम बात कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, शायद किसी को पसंद ना आए। मैं तो बदनाम हूं कि जहां कहीं भी ओवैसी भाषण देता है, मेरे दुश्मन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है, कोई कहता है कि ये फुला बोलता है। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और अगर मेरी सच्चाई किसी को तकलीफ पहुंचाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करता रहूंगा और बयान करने की कोशिश करता रहूंगा। और सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे राजस्थान के जाट भाइयों को सलाम करता हूं। मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को सलाम करता हूं। जाट भाई 9% हैं और 200 की विधानसभा में उनके 37 एमएलए हैं, है ना? 37 है। मैं उनको सलाम करता हूं। क्या राजस्थान के मुसलमान हमारे जाट भाइयों से सीख नहीं सकते कि वो 9% है और उनके 37 एमएलए हैं? मैं सलाम करता हूं राजस्थान के हमारे राजपूत भाइयों को कि वो आबादी का 6% हिस्सा है और उनके 17 विधायक जीत कर आते हैं। मैं सलाम करता हूं उनको। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो आपके कांग्रेस से ये जो 8 एमएलए जीत कर गए हैं, जिनको आपने जिताया है, ईमानदारी से एक बात अपने आप से सवाल करिए, जब तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है कि ये मेरा नेता है या कांग्रेस का नेता है? किसका नेता है? आप खुद फैसला कर लो।
और जब तुम इस दीवाने को देखते हो जो 1000-2000 किलोमीटर से दूर आया है, तो आप ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरी बात करने वाला एक पागल इंसान है जो मेरे जज्बात को समझता है। मगर याद रखो मेरी जिंदगी कब चिराग गुल हो जाए मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये चाहता हूं कि मुझसे बेहतर, मुझसे काबिल, मुझसे जियाले इस शेखावती की सरजमीन पर मंजलिस के पैदा हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के दौर का आगाज हो जाएगा। इसीलिए हमने मेरे छोटे भाई जमील को हमने कन्वीनर बनाया है। ये कोई पार्टी का नहीं है। जमील की काबिलियत यह है कि जमील तालीम के मैदान में काम करता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है कि कैसे आप करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो कौन है। 2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया कि मुसलमान और सिखों के बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हैं। माने 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं खोले गए हैं। अगर स्कूल खोलने का मुतालबा करते तो जो पार्टी पावर में बोलेगी मुसलमान के इलाके में स्कूल नहीं, थाना खोल दो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। ये मुल्ला लोग, ये बड़े मियां लोग बड़े जज्बाती रहते हैं। थाना खोलो पहले उनको, और फिर अगर कोई जाकर बोलेगा कि ठीक है तुमने स्कूल नहीं खोला तो कम से कम अस्पताल खोल दो, तो बोलेंगे नहीं मियां को अस्पताल की नहीं, शराब की दुकान खोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। और फिर आप देखिए, हमने जमील को एक समाज सेवक है, हमने मंजलिस की जिम्मेदारी दी, बल्कि मैं यहां पर खड़े होकर हमारे गुज्जर भाइयों को भी सलाम करता हूं। मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को, उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूं कि वो 9% हैं मुसलमानों की तरह, मगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं, मगर गुज्जरों ने एक नेता को चुन लिया था। गुज्जरों ने किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को अपना नेता माना, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनके परिवार को पुरसा देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने सफों से एक नेता को चुनना है। कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से नहीं निकलेगा। रिजर्वेशन मिलना चाहिए राजस्थान के उन मुसलमानों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। हम पिछड़े हैं, हमारा रिकॉर्ड है, सरकार को देना चाहिए, मगर कोई सरकार नहीं देती। रिजर्वेशन मिलना जरूरी है, मगर रिजर्वेशन नहीं मिलना खुद एक नाइंसाफी की बेहतरीन मिसाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस पर गौर करिए। और फिर ये शेखावती की सरजमीन सारे मुल्क में, सारे देश में मशहूर है कि यहां से हर घर से कोई ना कोई एक बच्चा भारत की फौज में जाता है। जाते हैं ना फौज में। मगर अब आप ये मेरे सवाल का जवाब दो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अग्निवीर की स्कीम लेकर आई, क्या ये अच्छा है? जो फौज में जाता है भारत की, वो क्यों जाता है? ताकि देश की सेवा कर सके। उसमें एक इज्जत होता है, एक ऑनर होता है। पूरा गांव खुशियां मनाता है अगर कोई बच्चा फौज में जाता है। पूरे उस गांव के लिए एक सम्मान की बात हो बन जाती है कि हमारे गांव का बच्चा भारत की सरहद की हिफाजत करने के लिए कश्मीर में बैठा है ताकि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट घुसकर ना आए। सारा गांव खुशियां मनाता है कि इस गांव का बेटा चीन की फौज के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ा है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया?
कहा कि देश की अगर खिदमत करना है तो सिर्फ 4 साल करो। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको भी चाहिए था कि 5 साल के बाद मैं भी टाटा कर दूंगा, मगर वो तो बोलेंगे नहीं, मैं कभी टाटा ही नहीं करूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं रहूंगा। मगर अग्निवीर के लोगों का 4 साल। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कैसा निजाम, कैसा फैसला भाजपा ने किया। फौज से एक मजाक किया जा रहा है। आज 50,000 भारत की फौज चीन की फौज से आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। डेप्सांग डेमचाक में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल। और क्या कहते हैं, 4 साल के बाद तुमको 11 या 14 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री, आपके वादे 15 लाख के पूरे नहीं हुए, आप कौन से 11 लाख 14 लाख का वादा कर रहे हैं। और कहते हैं कि 4 साल के बाद उसमें से थोड़े 10% लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएंगे और उस 4 साल के बाद एक 25-20% जो भी परसेंटेज है वो फौज में दोबारा लिया जाएगा। यानी 4 साल की सर्विस उसकी कबूल नहीं होगी, वो नए सिरे से शुरू करेगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो बच्चे अपने सालों तक तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं, अग्निवीर या अग्निपथ जो भी आपकी स्कीम है, ये देश के हित में नहीं है। आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को ललकार रहे हैं। ऐसे वक्त में ये अग्निवीर स्कीम को नहीं लाना चाहिए था। इसको बर्खास्त करने की जरूरत है। ये कौन सी फौज होगी जो 4 साल काम करेगा और फिर उसके बाद घर को आ जाएगा। फिर कहेंगे कि नहीं, उसको CCRPF में या ITBP में लिया जाएगा। अरे रिकॉर्ड पेश करो, कितना झूठ बोलते हो भाजपा वाले, कितना झूठ बोलते हैं भाजपा वाले। अरे 10% तो कभी नहीं लिया गया जो लोग फौज से निकलकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं।